हाँ, तो बच्चों वास्तविक संख्या की पहली क्लास में आपका स्वागत है। और ये जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये वास्तविक संख्या के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में हर बार किसी न किसी सेट में देखने को मिलते हैं। और उम्मीद है कि इस बार भी यूपी बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न ज़रूर आएगा। चलिए इनको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है HCF 306 657 9 दिया गया है। मतलब 306 और 657 का जो HCF है, मासा है, वो 9 दिया गया है। तो LCM 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। मतलब HCF दिया गया और LCM ज्ञात करना है। पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं और हमें पता है, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो जो पहली संख्या और दूसरी संख्या वो 306 गुणे 657 दी गई है, उसको इधर लिख लेंगे। और HCF हमारा 9 दिया गया, LCM ऐसे लिख देंगे और HCF की जगह हम 9 लिख देंगे। क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो हमने LCM को LCM लिख लिया और HCF की जगह 9 लिख दिया। और अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे LCM बराबर, ये 9 गुणे में है, उधर बटे में चला जाएगा। 306 गुणे 657 बटे 9। अब 9 से हम काट देंगे, चाहे हम 657 को जो भी कटे उसको हम काट देंगे। तो 9 से काट रहे हैं इसको। 9 त्रिक 27, 27 में 3 ज़्यादा हुआ 30, तो 3 इधर आ गया, 36 हो गया, 9 चौक 36। और हम 36 और 657 का गुणा करेंगे तो LCM हमारा हो जाएगा 34 गुणे 657। अब हम इसको गुणा करके इसका आंसर प्राप्त करेंगे। हाँ, तो इसका गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 22,338। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः LCM बराबर 22,338 और इसको एक बॉक्स में ऐसे ब्लैक स्केच से डार्क करते हुए लिख देंगे और यहाँ हम आंसर लिख देंगे। बोर्ड परीक्षा में हम ऐसे ही आंसर लिखेंगे, आंसर को बिल्कुल हाईलाइट करेंगे जिससे एग्जामिनर को दिखे कि हाँ, हमने आंसर लिखा है। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखिए, बेसिक जो फार्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल्स पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। LCM और HCF जो पहले से गिवन है, पहले से दिया गया है 9, और पहली संख्या दूसरी संख्या लिख देंगे। LCM को रोक लेंगे क्योंकि हमें LCM निकालना है, और 9 जो हमारा है वो इन दोनों संख्याओं के बटे में आ जाएगा। 9 से हम 306 को काट देंगे, 34 आ जाएगा, और 34 से 657 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें ये आंसर प्राप्त होगा और यही LCM होगा। ये तरीका है LCM और HCF। और पहली संख्या दूसरी संख्या में कोई एक चीज़ जब मिसिंग रहती है, LCM HCF दिया गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या में एक संख्या मिसिंग है, तब भी यही करेंगे। और अगर LCM HCF में एक मिसिंग है, पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई है, तो तब भी ऐसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है। हम अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि जो 6 टू पावर n है, मतलब n में हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, क्या जब फल प्राप्त करेंगे तो वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, अर्थात वो 0 वाली संख्या आएगी कि नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। संख्या है 6 टू पावर n, तो हम लिखेंगे हल। सिक्स टू पावर n,
अब हम संख्या 6 टू पावर n में हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 6 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार करेंगे 2 3 6 3 एकम 3। हम तो संख्या 6 टू पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 3 प्राप्त होता है। सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है जिसकी भी पावर n हो और इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाए उसके गुणनखंड कर लेते हैं और लिख देते हैं जो कुछ भी आपको गुणनखंड में प्राप्त हो। जैसे गुणनखंडों में हमें 2 व 3 प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से जैसे हमने देखा तो गुणनखंडों में 2 व 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि वही संख्या शून्य पर या फिर वही संख्या किसी n के लिए शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 दोनों हों। लेकिन इस स्थिति में देखिए कि हमारे पास 2 तो उपलब्ध हो रहा है लेकिन 5 उपलब्ध नहीं हो रहा। 2 और 5 दोनों की उपलब्धता जरूरी है किसी संख्या n के लिए किसी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए। अगर घात में n है तो संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी कब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 दोनों हो। अगर 2 पहले से सम्मिलित है तो 5 होना चाहिए, अगर 5 पहले से सम्मिलित है तो 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 पंची 10 कोई भी संख्या तभी समाप्त होगी। लिखेंगे परंतु 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपलब्ध नहीं है। अतः 6 टू पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। हो सकता है कि परीक्षा में आपको बदल के दे दें, यहाँ 6 टू पावर n यहाँ 4 टू पावर n दे दें, उसके बाद हम गुणनखंड करेंगे 4 का 2 × 2 आ जाएगा, तो उसमें भी हम लिख लेंगे कि हमें गुणनखंड में 2 की घात 2 प्राप्त होता है। परंतु हम जानते हैं कि वही संख्या शून्य पर समाप्त होती है, तभी काट देते हैं, वही संख्या शून्य पर समाप्त होती है जब उसके अभाज्य या जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 दोनों हों। परंतु 4 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 उपलब्ध हो रहा है, अतः 2 की घात n शून्य पर 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार कोई भी संख्या आ जाए तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य संख्या है। हमें व्याख्या करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य संख्या है। चलिए इसको हल करते हैं। तो संख्या दी गई है, लिखेंगे हल। संख्या दी गई है 7 × 11 × 13 + 13। तो सबसे पहले इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो प्लस करके दिया गया है, जो कुछ भी प्लस कर, चूँकि यहाँ पे 2 ही पद हैं, एक पद ये है और दूसरा पद ये है, तो दोनों पदों में जो हमें उभयनिष्ठ मिले उसे हम सबसे पहले कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 13 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ हो गया 7 × 11 × 13 एकम 1 आ गया, प्लस फिर 13 एकम 13 यहाँ 1 आ गया, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 13 11 × 7 = 77 एकम 77, और 77 में 1 जोड़ेंगे जब हम, तो यहाँ पे
हो जाएगा 13 और 77 1 78। अब हम आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में बता दे रहे हैं कि भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके कम से कम, उनको छोड़ करके, अगर वो स्वयं संख्या को छोड़ दिया जाए तो कम से कम 2 जो है गुणनखंड होने चाहिए। जैसे 4 है तो 4 को 4 भी विभाजित करता है, 4 को 1 विभाजित करता है और 4 को 2 विभाजित करता है। कहने का मतलब 1 से तो सभी संख्या विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं, उनके अलावा कोई एक और संख्या होनी चाहिए, कम से कम एक और संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस पूरी संख्या को हमें भाज्य सिद्ध करने के लिए 2 गुणनखंड हमें मिल गए हैं कि नहीं, यहाँ 13 मिल गया, यहाँ 78 मिल गया है। तो हम लिखेंगे चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के गुणनखंडों में 13 व 78 प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या या संख्याओं से भी विभाजित हो। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इति सिद्धम। सिद्ध करने के लिए कहा तो इति सिद्धम हमें लिख देना है, और ये चीज हमें अगर हम बॉक्स में बना के लिखें तब भी ठीक है, नहीं ऐसे भी चल जाएगा। आंसर जो भी है उसको बॉक्स में लिखेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट में देखे जाते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग रिवीजन करिए और मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।